Hello friends, once again you are welcome to Shikhar ICS Online where we are discussing different topics of current affairs, politics and international affairs. Friends, पिछले दिनों पहलगाम में जो आतंकवादी घटना हुई है, जिस तरह का टेररिस्ट अटैक हुआ है, उसके बाद से पूरा देश जो है न केवल स्तब्ध है, दुखी है, बल्कि बहुत ज़्यादा क्रोध में है, गुस्से का माहौल पूरे देश में जो है बना हुआ है। कह सकते हैं कि सेंटिमेंट से पूरा देश जो है उबल रहा है और सभी चाहते हैं कि सब आतंकवादियों पर और आतंकवादियों को शरण देने वाले उनके आकाओं पर ज़बरदस्त कार्रवाई होनी चाहिए, अनप्रेसिडेंटेड कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि जैसे सांप के फन को कुचला जाता है ताकि वो कभी सिर ना उठा सके। और यही बात हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने भी कही है कि हम आतंकवादियों को और उनके आकाओं को इस तरह का सबक सिखाएंगे जो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा है, जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की है। तो आज हमारी चर्चा का विषय पहलगाम की यही घटना है और उसके बाद के जो सर्कमस्टेंसेस है, उसके बाद भारत के जो प्रयास है, क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, इसी विषय पर केंद्रित है आज का हमारा ये वीडियो। आप देख रहे हैं शिखर आईसीएस चैनल और मैं हूं आपका फ्रेंड सुनील सिंह। फ्रेंड्स, पहलगाम में आपने सुना होगा 22 अप्रैल को, जो अभी एक सप्ताह पहले की ही बात है, पहलगाम के पास एक बैसरन वैली है, बैसरन घाटी है, जिसे वो उसे कश्मीर का स्विट्ज़रलैंड या कुछ लोग भारत का स्विट्ज़रलैंड कहते हैं। वहाँ पर जो घूमने गए टूरिस्ट थे, पर्यटक थे, उन पर जो है निहत्थे पर्यटकों पर अटैक किया गया और उनमें से कई लोगों को मार दिया गया, 26 लोगों को मारा गया। और सबसे ख़ास बात यह है कि इन्हें धर्म पूछ कर मारा गया। उनसे पूछा गया कि वेदर दे आर मुस्लिम और हिंदू, इफ़ दे आर हिंदू दे वर किल्ड। हिंदुओं को पूछ के मारा गया। यहाँ तक कि ये भी कहा जा रहा है कि उनको निर्वस्त्र करके उनकी धार्मिक पहचान की गई और उसके बाद मारा गया, धार्मिक नारे लगाए गए। तो इस तरह से यहाँ पर बैसरन घाटी में, कश्मीर में ये हत्या हुई। वो कश्मीर जो धीरे धीरे हम समझ रहे थे कि नॉर्मलसी की तरफ लौट रहा है, धीरे धीरे वहाँ टूरिज़्म, धीरे धीरे वहाँ दूसरी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ बढ़ रही है, वहाँ इस तरह का इंसिडेंट हुआ है। और इसके बाद खासतौर पर हिंदुओं को जिस तरह से मारा गया, उससे पूरा देश जो है उबल पड़ा है। और इसके बाद जो है लगातार सरकार पर भी दबाव है कि वो कोई ऐसी कार्रवाई करे जो आतंकवाद को पूरी तरह से कुचल दे। केवल आतंकवाद को ना कुचले, आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले जो आतंकवादी गतिविधियों को करने वाले जो आतंकवादी है उनको, और उनको बढ़ावा देने वाले, उनको शरण देने वाले, उनको फंडिंग देने वाले, उनको मोरल सपोर्ट देने वाले और यहाँ तक कि उनको ट्रेनिंग देने वाले जो उनके सरपरस्त है, उनके आका है, उनके लीडर्स है, उनके प्रोटेस्टर्स हैं, उनको जो है उनको सज़ा दी जाए। और ऐसी सज़ा दी जाए जो अभूतपूर्व हो, जो एग्जाम्पलरी हो, जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की। और ये होगा भी। जिस तरह का इतिहास इस सरकार का रहा है कि इसने हमेशा ऐसी गतिविधियों पर, ऐसी घटनाओं पर, ऐसी बड़ी आतंकवादी घटनाओं पर आतंकवाद को ज़बरदस्त जवाब दिया है और उनको शरण देने वाले जो टेररिस्ट कैंप है और जो टेररिस्ट के जो लीडर्स हैं उन पर आक्रमण किया है। फिर चाहे वो उरी के जो अटैक के बाद जो है की गई सर्जिकल स्ट्राइक हो, जो पीओके में की गई थी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में, या जो पुलवामा के अटैक के बाद जो एयर स्ट्राइक की गई थी बालाकोट और दूसरे क्षेत्रों में। तो इस सरकार का इतिहास है। और मैंने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा भी है। तो ये तो निश्चित है कि पाकिस्तान पर सीमित रूप से या असीमित रूप से कह लीजिए, सीमित क्षेत्र में कह लीजिए या एक बड़े क्षेत्र में कह लीजिए, आक्रमण तो होगा ही। आतंकवादियों पर तो अटैक होगा ही, पीओके पर तो अटैक होगा ही, पीओके के जो टेररिस्ट कैंप्स है वहाँ पर तो अटैक होगा ही। और मोस्टली लीडर्स ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस लाइक लश्कर-ए-तैयबा या हिजबुल मुजाहिदीन या टीआरएफ, इन पर भी अटैक होने वाला है। तो ये जो अटैक होगा, इसके समय की परिस्थितियाँ क्या है, इसी को आज हम एनालाइज करने वाले हैं, इसी का विश्लेषण आज करने वाले हैं। हम ये देखेंगे कि आज जब भारत इस मुहाने पर खड़ा है कि हमको पाकिस्तान पर अटैक करना है, आक्रमण करना है, पाकिस्तान, मैंने कहा कि पाकिस्तान में सीमित रूप से पीओके में कह लीजिए, आतंकवादियों के ठिकानों पर कह लीजिए, या पाकिस्तान के बड़े क्षेत्रों में कह लीजिए, हमें अटैक तो होता हुआ दिखाई दे ही रहा है और पूरा विश्व इसको स्वीकार कर रहा है। तो ऐसे समय क्या परिस्थितियां हैं, क्या अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां हैं, क्या डिप्लोमेटिक सिचुएशंस है, कूटनीतिक परिस्थितियां क्या है, किस तरह से ये आक्रमण या ये परिस्थितियां हमारे लिए संकट में भी एक अवसर है, हम वो अवसर को भी देखने वाले हैं। और फिर किस तरह से हमारे लिए आशंकाएं हैं, किस तरह की तैयारी करनी चाहिए, किस तरह का वॉर बिहेवियर जो है, एक प्रकार का इमरजेंसी बिहेवियर करना चाहिए सरकार को। और केवल सरकार को ही क्यों, युद्ध केवल सरकार थोड़ी लड़ती मोर्चे पर। जब युद्ध होता है तो नागरिकों को भी लड़ना पड़ता है, जनता को भी लड़ना पड़ता है। तो जनता को क्या करना चाहिए, इन सब विषयों पर हमारा वीडियो आज केंद्रित होगा। सबसे पहले ये देख लेते हैं
कि किस तरह से आज की परिस्थितियां हमारे लिए अवसर है। देखिए, मैंने कहा कि अटैक तो अवश्यम भावी है, कोई बहुत बड़ी अनहोनी ही रोक सकती है इसको। अटैक किस प्रकार का होगा, किस नेचर का होगा, किस कैलिबर का होगा, किस पोटेंशियल का होगा, ये अभी नहीं कह सकते, लेकिन अटैक तो होगा ही। तो अटैक जब होगा या हम जब आक्रमण करने की स्थिति में आएंगे तो ये परिस्थितियां हमारे लिए एक अवसर भी है। मैंने बताया ना कि संकट में भी अवसर है, ठीक है, अपॉर्चुनिटी इन क्राइसिस तो दिख रहा है उसमें। कैसे क्राइसिस? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि हमारे लिए ये एक बहुत अच्छा अवसर है कि हम पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में और उसके आसपास चल रहे जो आतंकवादी ठिकाने हैं, जो हमारे लिए क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का सोर्स बने हुए हैं, उनको ख़त्म कर सकते हैं, उनको रुइंड ऑफ कर सकते हैं, उनका पूरी तरह से खात्मा कर सकते हैं। उन टेररिस्ट कैंप को, उन जो ट्रेनिंग कैंप है उनको, उनके आकाओं को, उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको नष्ट कर सकते हैं। तो उसको ख़त्म करने का हमारे लिए एक अच्छा अवसर है, क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी हमारे साथ में, आज देश का सेंटिमेंट पूरा इसके फेवर में है। आज सेना ये चाहती कि इस तरह से होना चाहिए। तो ये हमारे लिए एक अवसर है कि हम इस अटैक को का बहाना लें और पूरी तरह से इस जो टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है पीओके में और उसके आसपास, उसको पूरी तरह से उसको डिमोलिश कर दें, उसको डिस्ट्रॉय कर दें। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे लिए ये भी अवसर है कि हम पीओके, जो गिलगिट बाल्टिस्तान और 1948 में जो भारत से छीना गया या कश्मीर से छीना गया जो क्षेत्र है, मुजफ्फराबाद है, गिलगिट है, बाल्टिस्तान है, इसको वापस प्राप्त करें और भारत को पूरी तरह से उसका जो एक अखंड स्वरूप है, उसकी अखंडता है, उसकी इंटीग्रिटी को पूरी तरह से रीएस्टैब्लिश करें। तो पीओके को लाने का भी एक बहुत अच्छा अवसर है। फिर एक बहुत अच्छा अवसर है भारत में जो वैध रूप से या अवैध रूप से पाकिस्तानी रह रहे हैं, बांग्लादेशी रह रहे हैं, घुसपैठिए रह रहे हैं, उनको पहचान करने का, उनको आइडेंटिफाई करने का। क्योंकि क्राइसिस के टाइम में हमेशा कर सकते हैं, इमरजेंसी पीरियड में हमेशा कर सकते हैं, और ऐसा हो भी रहा है। आपने देखा होगा भारत सरकार ने पहलगाम अटैक के बाद जो इमीडिएटली 5 बड़े निर्णय लिए हैं, उनमें से एक ये भी है कि हम सारे पाकिस्तानियों को जिनके पास टूरिस्ट वीज़ा है उनको वापस भेजेंगे, जिनके पास शॉर्ट टर्म वीज़ा उनको वापस भेजेंगे। इसी बहाने से उन लोगों की पहचान हो रही है जो विदेशी भारत में रह रहे हैं, वेदर दे आर पाकिस्तानी, वेदर दे आर बांग्लादेशी, वो रह रहे हैं भारत में बट दे डू नॉट हैव एनी लीगल वीज़ा, दैट इज दे आर इंट्रूडर्स, घुसपैठिए हैं, इलीगली इंट्रूड किए, इलीगली भारत में आए हुए हैं। उनकी पहचान करो, उनको भी डिटेन करो और हो सके तो उनको वापस करो। तो इसका भी एक अवसर यहाँ पर हमको मिला हुआ है। इस पूरे संकट के माध्यम से, संकट के बहाने से कह लें, हम इन सबको वापस अपने ठिकाने पर पहुँचा सकते हैं और उनकी पहचान कर सकते हैं। एक और चीज़, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कूटनीतिक दृष्टि से भी अगर देखें तो हमको यहाँ पर अपने मित्र पहचानने का अवसर है। तुलसीदास रामचरितमानस में कहते हैं, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपातकाल परखिए चारी। इन चार को परख सकते हैं आपातकाल के दौरान, धीरज को, मित्र को, नारी को और धर्म को। आप देखिए कि जो हमारे मित्र हैं, जिनको हम डिप्लोमेटिकली आज मित्र मान रहे हैं, चाहे वो यूएसए हो, चाहे वो इजराइल हो, यहाँ तक कि रसिया हो, यहाँ तक कि यूएई हो, यहाँ तक कि सऊदी अरब हो, ऐसे देशों की मित्रता को भी परखने का अवसर है कि वो हमको किस हद तक जाके सहायता करते हैं, सहायता करते भी हैं कि नहीं, सहायता करते हैं तो किस हद तक करते हैं। जैसे यूएसए ने तो अटैक के जस्ट बाद कहा है, इस अटैक की आलोचना की और भारत को अपना पूरा समर्थन दिया है, तो हमको अपना समर्थन दे सकते हैं। और डिप्लोमेटिकली अमेरिका का समर्थन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर अमेरिका समर्थन करेगा तो कई देश या तो समर्थन करेंगे या विरोध करने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। लेकिन दूसरी चीज़ देखिए कि अमेरिका का अपना इंटेलिजेंस नेटवर्क बहुत बड़ा है। अमेरिका के पास आतंकवादियों को लेकर ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन है, वो हमको दे सकते हैं, वो हमसे शेयर कर सकते हैं। इजराइल एक ऐसा देश है विच हैज़ गॉट ए लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ फाइटिंग अगेंस्ट मुस्लिम टेररिस्ट। अभी रिसेंटली वो हमास के अगेंस्ट सफलतापूर्वक लड़के आए हैं गाज़ा में हमास को लगभग उन्होंने ख़त्म कर दिया है। तो इजराइल से भी हम एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, और हो सकता है तो मिलिट्री एड भी ले सकते हैं। इजराइल है। इसके अलावा रूस देखिए, रूस जो है डिस्पाइट ऑफ अमेरिका रसिया टेंशन बिकॉज ऑफ दिस रशियन यूक्रेनियन वॉर, हमारे रूस के साथ संबंध अच्छे बने रहे। हमने उनके साथ संबंध भी अच्छे स्थापित किए, डिप्लोमेटिकली भी हम उनसे बातचीत करते रहे, हमने उनसे ऑयल भी खरीदा, हमने उनका ऑयल बेचने में भी मदद की। तो रूस जो है वो भी हमारे साथ है, इसलिए रूस ने जो है आलोचना की है, रूस ने भी इस आक्रमण की आलोचना की और उन्होंने भारत के प्रति अपना सपोर्ट दिखाया। इसके अलावा यूएई जैसे देश है, सऊदी अरब जैसे देश है, उन्होंने भी इस आक्रमण की आलोचना की है, भारत को अपना पूरा सपोर्ट दिया है। तो ऐसे मित्र को भी पहचानने का एक अवसर है हमारे सामने। फिर आप देखिए कि देश के अंदर जो कुछ एंटी इंडियन एलिमेंट्स है या प्रो पाकिस्तानी एलिमेंट्स है, जो इसके पहले भी समय समय पर पाकिस्तान का सपोर्ट प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से करते रहे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दे वर सपोर्टिंग पाकिस्तान, उनकी फिर से पहचान करने, उनको आइडेंटिफाई करने और उनको कुचलने का ये भी अवसर है। तो इस तरह से ये एक अवसर बना हुआ है संकट में
इसलिए मैं इसको संकटमय अवसर का नाम दे रहा हूँ। दूसरी चीज़ ये कि डिप्लोमेटिकल कंडीशंस देखिए, वो तो मैंने आपको बताई कि अमेरिका हमारा सपोर्ट कर रहा है और अमेरिका से हम मिलिट्री एड ले सकते हैं, इंटेलिजेंस एड ले सकते हैं। इसके अलावा इजराइल हमारी सहायता कर सकता है। इजराइल हैव बीन ए बिग फ्रेंड ऑफ इंडिया, पर्टिकुलरली इन द टर्म ऑफ फाइटिंग अगेंस्ट द इस्लामिक मिलिटेंट्स, इस्लामिक रेडिकल्स एलिमेंट्स। उनसे फाइट करने में हमारी सहायता करता है, हमारी मिलिट्री एड भी करता रहा है, हमको बराक जैसी मिसाइल भी देता रहा है। तो ये सब चीज़ें हमको इजराइल से मिल सकती है। इसके अलावा रूस हमारा समर्थन कर रहा है। रूस देखिए, अगर कोई मिलिट्री एड नहीं भी देता है तो भी हमारी रूस अगर सपोर्ट भी कर रहा है तो भी हमारे लिए अच्छा है। आप देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी के पुतिन से बहुत अच्छे व्यक्तिगत संबंध है और समय समय पर मिलते रहे, इसलिए जो है रूस हमारा समर्थन करता रहेगा, ऐसा लग रहा है। ट्रंप तो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि ट्रंप से फिर एक बार वही, मोदी और ट्रंप के पर्सनल रिलेशंस भी है। पर्सनल रिलेशन बहुत काम आते हैं डिप्लोमेसी में साहब। लगता है जरूर है कि डिप्लोमेसी फॉर्मल होती है, लेकिन जो इनफॉर्मल रिलेशंस है, इट प्लेज ए बिग रोल इन द फॉर्मल डिप्लोमेसी। तो ट्रंप से भी हमको सहयोग मिलेगा। और फिर ट्रंप का हमने सपोर्ट भी किया है, ट्रंप के इलेक्शन में सपोर्ट किया है। ट्रंप की जो आप देखिए कि रिसेंटली ट्रंप ने जो एक टैरिफ पॉलिसी अपनाई थी, उसका इंडिया ने बहुत ज़्यादा विरोध नहीं किया, हमने उसको सपोर्ट किया, हमने अपनाया। उन्होंने, आप देखिए कि ऐसे इंडियंस जो वहाँ पर इलीगली रह रहे थे उनको सबको भेजा था, हमने उसका कोई विरोध नहीं किया, जबकि कई लोगों ने कहा था कि विरोध करना चाहिए, विपक्ष भी कह रहा था, लेकिन भारत ने नहीं किया, क्योंकि मालूम था अमेरिका के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वी कैन नॉट लूज इट। तो ये सब देश हमको सपोर्ट कर रहे हैं, यूएई भी सपोर्ट कर रहा है। तो डिप्लोमेटिकली एक अच्छी सिचुएशन भारत के लिए बनी हुई है टू टेक रिवेंज, टू क्रश मिलिटेंट्स, टू क्रश टेररिज्म। तो हमारे पास एक अच्छी अंतर्राष्ट्रीय और कूटनीतिक परिस्थितियां बनी हुई है इन देशों के सपोर्ट के कारण। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि सब कुछ गुडी गुडी ही है, कई आशंकाएं भी है। अब देखिए, आशंका एक तो चीन की तरफ से है। हालांकि इस अटैक के जस्ट बाद चीन ने इस आक्रमण की आलोचना की है, और ये पहला अवसर है जब चीन ने भारत में किसी आतंकवादी आक्रमण की, आतंकवादी हमले की आलोचना की है। लेकिन उसके एक दो दिन बाद ही चीन जो है उसका रुख जो है थोड़ा सा ढुलमुल सा दिखाई दिया। खासतौर पर जब पाकिस्तान का उग्र रूप हुआ तो चीन ने यह कहा कि साहब इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और पाकिस्तान ने तो ये कहा, पाकिस्तान के किसी मंत्री ने कहा कि इसकी निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए चीन, और जिसमें चीन और रूस को भी सम्मिलित करो। भाई साहब, हम अपने इंटरनल अफेयर्स में ऐसे किसी को मध्यस्थ बना के उसको अंतर्राष्ट्रीयकरण क्यों करना चाहेंगे? वी विल नॉट लाइक टू मेक इट एन इंटरनेशनल इशू। इट इज़ ए नेशनल इशू, हम निपटेंगे। लेकिन पाकिस्तान करना चाहता तो चीन ने भी उसका सपोर्ट किया, तो उससे ऐसा लगता है कि चीन कभी भी बाजी पलट सकता है। हालांकि चीन अभी दबाव में है, खासतौर पर जिस तरह का टैरिफ वार अमेरिका ने चीन के ऊपर छेड़ रखा है, उसके बाद चीन ने जिस तरह से अमेरिका ने जिस तरह से चीन पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर ज़बरदस्त टैक्स लगाया हुआ है, 143% तक लगा दिया है, तो उसके बाद से चीन के लिए भारत जैसा एक सपोर्टिव देश नहीं हो सकता, और वो भारत में बहुत मित्रता की संभावनाएं देख रहा है। तो इट विल नॉट बी ईजियर फॉर चाइना टू बी अगेंस्ट इंडिया, considering the tariff war, considering its trade and considering its falling trade, which could be enhanced by India, which has a good chances in India. तो वो ये जो है चीन जो है उसके चांस तो कम है पर कर सकता है। एक ईरान भी, देखिए ईरान अभी तक भारत का मित्र है, भारत ने ईरान की भी सहायता की है, वो हमारा ऑयल ट्रेड पार्टनर भी है, और जब अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए थे ईरान पर तब भी हमने उसकी सहायता की है। लेकिन बीइंग ए इस्लामिक कंट्री एंड बीइंग a country who is trying to be the leader of Islamic countries in the world, ईरान लगातार जो है मुस्लिम देशों का नेता बनने की कोशिश कर रहा है। पहले ईरान की इमेज ऐसी थी कि वो शिया मुस्लिम देश है, लेकिन अब वो इस्लामिक कंट्रीज़ का लीडर बनने की कोशिश कर रहा है, और जिस तरह से उसने इसराइल के अगेंस्ट स्टैंड लिया था, उससे लग रहा है कि, या लगता है कि कभी ईरान भी भारत के अगेंस्ट जा सकता है। हालांकि इनसे बहुत ज़्यादा बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला है जब तक अमेरिका, इसराइल, रूस भारत के साथ है। लेकिन ये भी एक चांस। फिर एक और चीज़ थी, बांग्लादेश भी एक बड़ा एलिमेंट है, बड़ा मिलिट्री पावर नहीं है, बड़ा थ्रेट नहीं है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है यहाँ पर। इसके पहले क्या होता था कि जब भी भारत ने पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई युद्ध लड़ा है या कोई टेररिस्ट अटैक का जवाब दिया है, तब बांग्लादेश में एक ऐसी सरकार थी विच वॉज प्रो इंडियन गवर्नमेंट, खालिदा जिया की सरकार थी। लेकिन अब जो सरकार है वो एक ऐसी सरकार है जो एंटी इंडियन है, वहाँ पर एंटी इंडियन सेंटिमेंट्स ज़्यादा भरे हुए हैं, और यूनुस मोहम्मद की जो सरकार है वो एंटी इंडियन जैसी दिखाई देती है। तो हो सकता है कि वो लोग भी कुछ भारत के, अगर भारत पाकिस्तान युद्ध लंबा खिंचता है तो भारत का विरोध करें। तो ये कंडीशंस है जो भारत के लिए आशंका है, जिनको हमको ध्यान में रख के चलना है। लेकिन एक और चीज़ मैंने बताया कि जब अगर ये अटैक होगा, अगर ये रिवेंज होगा, मैंने बताया कि कंट्रोल्ड रूप में या अनकंट्रोल्ड रूप में जब अटैक करेंगे तो हमें कुछ प्रिकॉशंस ज़रूर लेने हैं।
मतलब जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ इस पूरी मिलिट्री स्ट्रेटेजी को, इस पूरी डिप्लोमेसी को, उसके अनुसार मैंने अपने कुछ प्रिकॉशंस देखे हैं और वो अपनाएगी भी सरकार और अपनाना चाहिए भी। पहली चीज़ तो यह है कि ये जो अटैक है ये लिमिटेड रीजन में होना चाहिए। मुझे लगता है कि इट शुड बी कन्फाइंड ऑन द टेररिस्ट इस्टेब्लिशमेंट, आतंकवादियों के जो ठिकाने हैं वहाँ पर अटैक हो, उनके ट्रेनिंग सेंटर्स पर हो, उनका जो इस्टेब्लिशमेंट है, उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर हो। थोड़ा ज़्यादा एक्सटेंड होकर इसे गिलगिट बाल्टिस्तान पर होना चाहिए। मैंने बताया कि इसका एक उद्देश्य जो है वो POK, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, या जिसको हम पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं, उसको वापस लेने में भी, तो वहाँ तक होना चाहिए। दूसरी चीज़ यह है कि इस अटैक को कन्वेंशनल वॉर का रूप कम दिया जाना चाहिए और जो मॉडर्न वॉरफेयर टेक्नोलॉजीज़ है उनको अपनाना चाहिए। हमारे पास बहुत अच्छे मिसाइल्स हैं, हमारे पास बहुत अच्छे ड्रोन हैं, हमारे पास बहुत अच्छे ड्रोन मिसाइल्स हैं, तो उनका उपयोग करना चाहिए सो दैट द कैजुअलिटीज़ कुड बी मिनिमाइज्ड। कोई कैजुअलिटी ज़्यादा बड़ी ना, ये इसको मिनिमाइज करना चाहिए। सीमित क्षेत्र में हो, टेक्नोलॉजी का ज़्यादा उपयोग हो इंस्टीड ऑफ ए कन्वेंशनल वॉर। फिर एक और चीज़ है कि इस युद्ध को जल्दी से जल्दी ख़त्म करना चाहिए। देखिए, मिलिट्री ऑपरेशंस की एक बड़ी खास चीज़ होती है कि वो उसको टाइमली ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि टाइमली ख़त्म नहीं होती है तो जो सामने वाला देश होता है उसको अपने डिप्लोमेटिक प्रयास करने का मौका मिलता है, वो दूसरे देशों के साथ संबंध स्थापित करता है। और कई बार इसमें ऐसा होता है कि जो हमारे मित्र राष्ट्र है वो भी हमसे धीरे धीरे दूर हो सकते हैं या हमारे अगेंस्ट हो सकते हैं या हमको वैसा सपोर्ट नहीं दे सकते। आप देखिए कि 1965 का जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था तो रूस हमारा मित्र था, लेकिन जब ताशकंद की संधि हुई तो वही रूस जो है ऐसा लग रहा था कि हमारा विलेन बन गया, हमारा शत्रु बन गया है और उसने पाकिस्तान को सारा कुछ वापस लौटाने में मदद की। तो ये अगर युद्ध लंबा खिंचता है तो ये चीज़ें भी होती है, इसलिए वॉर को जो है जल्दी ख़त्म किया जाना चाहिए। इसके अलावा आप देखिए कि वॉर फ्रंट ज़्यादा नहीं ओपन होने चाहिए, ये भी देखना चाहिए कि कश्मीर तक ही सीमित रहे, इधर पंजाब की सीमा पर खासतौर पे जो राजस्थान की जो हमारे थार के मरुस्थल की सीमा, इधर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हालांकि हम तैयारी तो पूरी कर रहे हैं लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए। आप देखिए कि हमने अरब सागर में अपने जो नेवल एक्टिविटीज़ है वो काफ़ी बढ़ा दी है, उसको बढ़ा दिया, तो वो हम प्रयास हम पूरे कर रहे हैं, लेकिन मतलब तैयारी पूरी है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि लिमिटेड फ्रंट पर हो। ये सारी चीज़ें सरकार को देखना चाहिए। फिर एक और चीज़ ध्यान रखना कि युद्ध शुरू करने से पहले, अटैक शुरू करने से पहले डिप्लोमेटिकली सारे एफर्ट कर लेने चाहिए। मैंने बताया ना, कूटनीतिक संबंध स्थापित कर लेना चाहिए। दोस्तों को, अपने जो सामरिक मित्र हैं, हमारे जो स्ट्रेटेजिकल फ्रेंड है, उनसे कन्फर्मेशन ले लेना चाहिए, उनसे अपनी मित्रता का कन्फर्मेशन, उनसे उनके सपोर्ट का कन्फर्मेशन ले लेना चाहिए। इसमें टाइम लगता है, ध्यान रखना। आप देखिए अमेरिका पर जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आक्रमण हुए थे, उन्होंने जो है एयरक्राफ्ट को मिसाइल बना के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अटैक कर दिया था। उसके बाद अफगानिस्तान पर अटैक किया अमेरिका ने, बट अमेरिका टुक अ पीरियड ऑफ ए मंथ लॉन्ग, 1 महीने का समय लिया अमेरिका ने अफगानिस्तान पर आक्रमण करने में, जबकि अफगानिस्तान की कोई हैसियत नहीं थी और अमेरिका इतना बड़ा देश था कि वो चाहता तो नेक्स्ट डे अटैक कर सकता था, बट नो, उसने अपने मित्र जो है अपने फेवर में किए, उसने सारे डिप्लोमेटिक एफर्ट्स किए, उसने सारे कूटनीतिक प्रयास किए, पहले जितने बड़े बड़े देश हैं उनको अपना समर्थन लेने में। तो यही प्रयास भारत को भी इस आक्रमण से पहले कर लेना चाहिए। दूसरी चीज़ यह है कि हमको इंटेलिजेंस सिस्टम देश के अंदर और बाहर दोनों तरफ मजबूत बनाना चाहिए, खासतौर पर देश के अंदर, क्योंकि मैंने बताया ना कि भारत में कई ऐसे एंटी नेशनल एलिमेंट्स भी हैं जो कभी भी देश का विरोध कर सकते हैं। अरे वो पहलगाम अटैक में कई बार जो है भारत की सरकार को कटघरे में खड़े कर रहे हैं, वो कई बार जो है पहलगाम अटैक को ही जो है फेक बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो युद्ध जब होगा तो वो तो कहीं किसी भी दिशा में जा सकता है, तो उन पर नज़र रखनी होगी, तो इंटेलिजेंस जो है मजबूत करना होगा। लेकिन मैंने बताया कि ये युद्ध जो है सरकार अकेली नहीं लड़ पाएगी। सरकार तो लड़ेगी, मिलिट्री तो लड़ेगी, हमारे फोर्सेस तो लड़ेंगे, मिलिट्री लड़ेगी, पैरामिलिट्री फोर्सेस लड़ेंगे, बट दे विल फाइट एट द फ्रंट्स, वो तो मोर्चे पर लड़ेंगे। देश के अंदर की जो लड़ाई है, उस लड़ाई में एक बड़ी भूमिका होगी देश के नागरिकों की, देश के लोगों की। देश के लोगों के लिए भी ये जो है कर्ज चुकाने का एक अवसर है, जो कहते हैं ना कि माटी का कर्ज, उसको चुकाने का अवसर है, तो उनके लिए भी कुछ हिदायत होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। मुझे पहली चीज़ तो ये लगती है कि नागरिकों को सतर्क होना चाहिए, देश शुड बी विजिलेंट इनफ, सतर्क होना चाहिए हमारे आसपास क्या हो रहा है। अगर देश हमारे आसपास ऐसा कुछ हो रहा है जो देश विरोधी है, जो सेना के विरुद्ध हो रहा है, जो पाकिस्तान का समर्थन में हो रहा है या हमारे शत्रु देशों के समर्थन में हो रहा है, तो उस पर नज़र रखें, उसकी सूचना जो है पुलिस को दें, इंटेलिजेंस एजेंसीज को दें तत्काल, और हो सके तो अपना संगठन बनाकर उसको रोकने की भी कोशिश करें। ये भी है, ये तो रोकना ही चाहिए।
ये एक नागरिक का कर्तव्य होना चाहिए, इसलिए नागरिक को इस समय संगठित होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जो है हमको ऐसे जो राष्ट्रवादी संगठन है उनका समर्थन करना चाहिए, इस उनसे जुड़ना चाहिए इस समय। खासतौर पे जो हमारे आसपास जितने भी आरएसएस और संघ से जुड़े संगठन हैं उनसे जुड़ना चाहिए। फिर एक और चीज़ कि इस समय जो देश विरोधी जो ताकतें हैं, तत्व है, एलिमेंट्स है, वो अक्सर क्या करते हैं कि सेना के कार्यों में कुछ हस्तक्षेप करने की कोशिश करते हैं, उनके मूवमेंट्स को रोकने की कोशिश करते हैं, उनके ट्रांसपोर्टेशन को बाधित करने की कोशिश करते हैं, या मैं कहूँ कि जैसे रेलवे है, बस है, रोड है, इनको बाधित करने की कोशिश करते हैं, या फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे पावर हाउसेस है, हमारी ऊर्जा के है, हमारे जल संसाधन है, इनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो इस पर भी नज़र रखें कि कहीं कोई इस तरह की गतिविधि तो नहीं कर रहा है। आपको संदिग्ध लगता है तो इसकी सूचना दीजिए। आप ये मत सोचिए कि यह है या नहीं, आप तो सूचना दीजिए, फिर वो पुलिस अपना काम करेगी, इंटरनल जो भी फोर्सेस है वो अपना काम करेंगे और देख लेंगे कि वेदर इट इज़ एंटी नेशनल, वेदर इट इज़ डिस्ट्रक्टिव, वेदर इट इज़ टेररिस्ट एक्टिविटी और नॉट। लेकिन आप इसको कीजिए। तीसरी चीज़ यह है कि देश में विभाजनकारी कोई कार्य मत कीजिए। सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर या ऐसे दूसरे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पर ऐसी कोई खबर मत फैलाइए जो विभाजनकारी है। देश में जात पात का भेदभाव करने वाले, देश में क्षेत्रों का भेदभाव करने वाले, उत्तर दक्षिण का भेदभाव करने वाले, भाषा का भेदभाव करने वाले, ये तमिल है, ये बंगला है, ये गुजराती है, ऐसी चीज़ों से बचिए। ये हमारी एकता को ख़त्म करते हैं। तो ये चीज़ें नागरिक को ध्यान रखनी चाहिए कि वैसी विभाजनकारी तत्वों से, विभाजनकारी सूचनाओं को फैलाए ना और इनसे बचे, ऐसी बात भी ना करें। हो सके तो सरकार का समर्थन करें, हो सके तो सरकार को मजबूती प्रदान करें, और जो सरकार विरोधी खबरें हैं, अफवाह है, राजनीतिक विचार है, राजनीतिक नेताओं के अपने ओपिनियन है, उसको फैलाने से बचे। क्योंकि ये राजनीतिक बहस का समय नहीं है, तो देश को एक होने का समय है, ताकि एक हो सके, सरकार को ताकत दी जा सके, सरकार का मोराल बढ़ाया जा सके, सो दैट द गवर्नमेंट कुड फाइट द वॉर एट द वॉर फ्रंट विद इट्स फुल ऑफ कैपेसिटी। तो सरकार का समर्थन करें, और सबसे खास चीज़, अफवाहों को ना फैलाएं। अफवाह फैलाने से बचें। अफवाहें जो है कि ये हो गया है और पाकिस्तान ने तो ये कर दिया है, और बीच में नहीं होता था चीन ने हमारी इतनी सीमा पर कर लिया कब्जा, और ये सब ऐसी खबरें ये अफवाहें ही रहती है अक्सर, क्योंकि हमारे पास अपुष्ट खबरें आती है। तो इनको फैलाने का, इनको र्यूमर्स को स्प्रेड करने से बचें। तो दीज आर द लायबिलिटीज ऑफ ए कॉमन मैन, ए सिटीजन ड्यूरिंग सच पीरियड ऑफ क्राइसिस। तो सरकार के लिए भी कुछ करना है और जनता को भी कुछ करना है, और अगर ऐसा हम कर पाते हैं तो हम सरकार को पूरा समर्थन देंगे। और निश्चित रूप से भारत की सरकार, भारत की सेना, भारत के अर्धसैनिक बल इतने सक्षम है, इतने पोटेंट है, इतने शक्तिशाली है कि वो बहुत दी गई टाइम लिमिट में या उससे पहले ही अपने जो स्ट्रेटेजिक लक्ष्य है, अपने जो स्ट्रेटेजिक टारगेट है, अपने जो सामरिक लक्ष्य है, उसको पूरा करने में सफल होंगे। तो फ्रेंड्स, ये एक विश्लेषण है आज की परिस्थितियों का। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिए, और एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं कि अगर आपको इस तरह के वीडियो अच्छे लगते हैं तो हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नियमित रूप से आपको ये वीडियोस मिल सके। और इस पर आपके अपने कोई विचार हो तो आप वो भी कमेंट्स बॉक्स में जाकर प्रस्तुत कर सकते हैं। दे आर ऑलवेज वेलकम। तो थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे।